ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वंशागति के जो मेंडल के वंशागति के नियम हैं, मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम। इनमें हमने जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, ये पढ़ लिया था। प्रभाविता का नियम मैंने इसे आपको कल यानी किसी कक्षा में पढ़ा दिया। ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पृथक्करण का नियम, मेंडल के वंशागति के नियम, वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के नियम। सेकंड नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसे विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। विसंयोजन का नियम, और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये तीन नामों से जाना जाता है। पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं आपने एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण का अध्ययन किया है। मैंने आपको एक संकर संकरण के बारे में बताया था। एक लक्षण, एक संकर संकरण, इसमें क्या होता है, एक लक्षण का जब अध्ययन किया जाता है तो ऐसा संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करेंगे, एक संकर संकरण, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे, द्विसंकर संकरण। तो यहाँ ये जो पृथक्करण का नियम है या विसंयोजन का नियम है, युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है, ये एक संकर संकरण के जो प्रयोग था उस प्रयोग के परिणामों पर आधारित है। परिणामों पर आधारित है। एक संकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित है। इसे सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि यह जो नियम है, मेंडल की वंशागति की जो नियम है, आनुवंशिकता के जो नियम है, उनमें कौन सा नियम किस प्रयोग यानी कौन से संकरण पर आधारित है। तो एक संकर संकरण के प्रयोग जो है, जो प्रयोग किया था उसके जो परिणाम थे उन पर आधारित ये नियम है। ये नियम क्या है, आपने कल पढ़ा था कि यहाँ समयुग्मजी, समयुग्मजी लंबे, कैपिटल टी, ऐसे यहां हमने लिए थे समयुग्मजी, समयुग्मजी बोले, स्मॉल टी। ये जनक पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी थी। ध्यान दें, आप कल का वो टॉपिक जो मैंने प्रभाविता के नियम में आपको समझाया उसी का अगला है ये। यहाँ ये अर्धसूत्रण होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसमें युग्मकों का निर्माण होगा। ये युग्मक क्रॉस करेंगे, संकरण करते हैं और F1 पीढ़ी प्राप्त होती है।
और F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। ये रहा, यहां हमने प्राप्त किया था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये युग्मक, ये F1 पीढ़ी, ये संकर लंबे या शुद्ध लंबे, ये विषम युग्मजी होते हैं, विषम युग्मजी। देखिएगा मेंडल का जो नियम है, इस पृथक्करण के नियम में एक संकर संकरण के प्रयोग के परिणामों पर आधारित ये नियम है। इसमें मेंडल ने क्या बताया कि जब समयुग्मजी विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस करवाकर जब F1 पीढ़ी प्राप्त होती है तो इस F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी संतति प्राप्त होती है। विषम युग्मजी का मतलब है इसमें एक तो प्रभावी लक्षण कैपिटल टी और स्मॉल टी कौन सा लक्षण हो गया? अप्रभावी लक्षण। तो दोनों लक्षण एक साथ रहते हैं, कैपिटल टी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी दोनों साथ साथ रहते हैं, पूरे जीवन पर्यंत दोनों साथ साथ रहेंगे। ना तो कैपिटल टी यानी लंबेपन का लक्षण बौनेपन को संदूषित करेगा, ना बौनेपन का लक्षण कैपिटल टी यानी प्रभावी लक्षण जो लंबेपन का लक्षण है उसे संदूषित कर पाता है। पूरे जीवन पर्यंत ये साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे पर किसी प्रकार का या एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होता है, जब युग्मकों का निर्माण होगा तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है युग्मकों के निर्माण के माध्यम से, और F2 पीढ़ी में हम F1 पीढ़ी से ही F2 पीढ़ी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ जो आपको संतति प्राप्त हुई है विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके माध्यम से प्राप्त होगी हमें F2 पीढ़ी। इस F2 पीढ़ी में ये विषम युग्मजी है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये विषम युग्मजी पौधा प्राप्त हुआ हमें। विषम युग्मजी ये पौधा है, इस विषम युग्मजी कहेंगे इसे विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा। इससे दो प्रकार की संततियां प्राप्त हो रही हैं हमको यहाँ, इसे 4 युग्मक प्राप्त होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये विषम युग्मजी लंबे हैं। इनके द्वारा ये तो कहलाएगा मादा युग्मक, मादा युग्मक, और ये कहलाएगा नर युग्मक, नर युग्मक। इनसे हमें स्वयं परागण करवाना है। F1 पीढ़ी के बाद स्वयं परागण करवाने से F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है, इस F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य स्वयं परागण क्रिया होगी और स्वयं परागण के माध्यम से F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है। तो देखिएगा इस तरह से आपको बनाना है। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये तो यहां से प्राप्त होते हैं। ये वाले तो मादा युग्मक है दोनों, और ये वाले दोनों यहां प्राप्त होते हैं नर युग्मक जो है। इस तरह से अब इनके मध्य एक तो नर युग्मक और मादा युग्मक, तो इसको इस तरह से आप प्रदर्शित करेंगे और इसको दिखा देंगे इस तरह से। इसका इसके साथ हो जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी इसका इसके साथ हो जाएगा कैपिटल
इसका इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। इस प्रकार हमें F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। ये जो संतति है ये कहलाएगी F2 पीढ़ी, ये कहलाती है F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी में आप देखिएगा जो लक्षण F1 पीढ़ी में गौण रह गया था, छुपा रह गया था, कौन सा? बौनेपन का लक्षण। भाई हमने F1 पीढ़ी में बताया था जो प्रभावी लक्षण होता है वो दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण छुपा रह जाता है। यहाँ कैपिटल टी कौन सा लक्षण था? लंबा लक्षण, यानी लंबेपन का लक्षण जो प्रभावी था वो दिखाई दिया, तो हमने क्या कह दिया? शंकर लंबे। हमने शंकर बौना क्यों नहीं कहा? क्योंकि बौनेपन का लक्षण कैसा है? अप्रभावी, जो दिखाई नहीं देता, होता हुए भी दिखाई नहीं देता। जबकि कैपिटल टी का जो लक्षण होता है, यानी लंबेपन का जो लक्षण होता है, प्रभावी होने के कारण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। अब जो F1 पीढ़ी की एक संतति हमें प्राप्त हुई है, इनके मध्य स्वयं परागण करवाया है। F1 पीढ़ी के संतति के मध्य स्वयं परागण के दौरान F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। इस F2 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण हमें दिखाई देता है। जो F1 पीढ़ी में गौण रह गया था वो F2 पीढ़ी में शुद्ध यानी कि समयुग्मजी के रूप में हमें प्राप्त होता है। यही है पृथक्करण का नियम। आप इसे समझें क्या है। जब मेंडल ने समयुग्मजी पादपों के मध्य, समयुग्मजी विपर्यासी पादपों के मध्य क्रॉस करवाया, संकर करवाया, तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई जिसमें प्रभावी लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, और अप्रभावी लक्षण छुपे रह जाते हैं। इन अप्रभावी लक्षणों इस F1 पीढ़ी के मध्य जब हम स्वयं परागण करवाते हैं, F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य क्या करवाते हैं? स्वयं परागण करवाते हैं। तो स्वयं परागण के माध्यम से F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। इस F2 पीढ़ी में क्या होता है? कौन सा लक्षण दिखाई देता है? बौनेपन का लक्षण दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। ये प्रत्येक लक्षण यहाँ F1 से जब F2 में जाते हैं तो प्रत्येक लक्षण या ये कहिएगा प्रत्येक युग्मक पृथक पृथक हो जाता है और अलग अलग होकर प्रत्येक युग्म वैकल्पिक पृथक पृथक होकर युग्मकों के साथ शुद्ध युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए ये नियम क्या कहलाता है? कि पृथक पृथक होकर अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। और शुद्ध युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले आप इसका बोर्ड बनाने जैसे मैंने बनाया था, उसके बाद आप पहले आप इसे बनाएंगे, फिर आप इसके बारे में लिखेंगे। मेरे साथ साथ बना लेना। समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी, ऐसे यहां लिखेंगे हम समयुग्मजी बौने स्मॉल टी। यहां इसे युग्मक का निर्माण होगा कैपिटल टी। ये जनक पीढ़ी हो गई।
कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ लिखेंगे आप अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ये आपकी है F1 पीढ़ी। इसे कहेंगे हम अशुद्ध संतति या संकर संतति, जिसको क्या कहेंगे संकर लंबे। F1 पीढ़ी के जितने पौधे हैं संकर लंबे हैं, या इन्हें क्या कहेंगे विषम युग्मजी। अब ये जो प्राप्त हुए हैं आपको, ये कहलाते हैं विषम युग्मजी। अब इनके मध्य स्वयं परागण होगा, विषम युग्मजी इनके मध्य क्या होगा स्वयं परागण। तो आप यहाँ F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे, तो यहाँ कैपिटल टी, स्मॉल टी, यही संतति तो प्राप्त हुई है हमको, यही संतति प्राप्त हुई है चारों, यही तो है कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्या है ये विषम युग्मजी लंबे। कैसे है विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे। अब इनसे युग्मक का निर्माण होगा, ये 4 युग्मक बना लेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऐसे ही इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये तो कहलाएगा मादा युग्मक, मादा युग्मक। इसे कह देते हैं हम नर युग्मक, नर युग्मक। यहां हमें बनाना है एक बोर्ड, यहाँ लिख दो से मादा युग्मक, मादा युग्मक। इधर यहाँ लिख देंगे हम इसे नर युग्मक। कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनर युग्मक और मादा युग्मक का बन गया। इधर ये युग्मक और मादा युग्मक, ये इसके साथ जुड़े हुए बनाया कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसके साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, स्मॉल टी। इस तरह से आपको बनाना है। पहले आप इसे बनाइएगा। ये तो कहलाएंगे शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे, ये अशुद्ध लंबे, ये अशुद्ध लंबे, और ये कह रहा है शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। इस तरह से ये पीढ़ी जो है आपकी ये कहलाती है F2 पीढ़ी। क्या कहलाएगी F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे F1 पीढ़ी से। ये पृथक्करण के नियम में है
यहाँ क्या होगा, F2PD के विषम युग्मजी युग्मक बनते समय, विषम युग्मजी जो है जब ये युग्मक बनते हैं तो पृथक पृथक हो जाते हैं। F1PD के ये युग्मक तो विषम युग्मजी युग्मक यही तो हुआ F1PD का, ये F1PD है, चारों युग्मक एक जैसे तो है, तो इसे क्या कहेंगे F1PD का विषम युग्मजी। जब ये युग्मकों का निर्माण करता है पृथक पृथक हो जाते हैं और पृथक पृथक होकर क्या कर लेते हैं, अलग अलग पहुंच जाते हैं और युग्मकों का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। और पृथक पृथक होकर क्या करते हैं, शुद्ध युग्मकों का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए क्या कहलाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आप पहले से उतार लें, फिर आप इसके बारे में अपन परिभाषा लिखेंगे। अब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे पृथक्करण के नियम की। परिभाषा में लिखेंगे आप, इस नियम, यह नियम, यह नियम, यह नियम एक संकर संकरण, एक संकर संकरण के परिणामों पर, के परिणामों पर आधारित है, पर आधारित है। यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, यहां से आप परिभाषा स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे F1PD, F1PD आपने विषम युग्मजी जो पौधा प्राप्त किया था कैपिटल टी स्मॉल टी वो F1PD में किया था, तो F1PD के संकर, F1PD के विषम युग्मजी, विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्राप्त हुआ था हमें F1PD में, वो विषम युग्मजी था। तो F1PD के विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय, से युग्मक बनते समय, युग्मक बनते समय F1PD के विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय, युग्मक बनते समय, विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये दोनों युग्म विकल्पी हो गए ना, तो दोनों युग्म विकल्पी पृथक पृथक होकर, यही कहेगा दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर, एक दूसरे से पृथक पृथक होकर, पृथक पृथक होकर एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो जाएंगे और क्या करते हैं, पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों का निर्माण करते हैं, पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों का निर्माण करते हैं, अलग अलग युग्मकों का निर्माण करते हैं, अलग अलग युग्मकों का निर्माण करते हैं। अतः से पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहते हैं, विसंयोजन का नियम
कहते हैं। अलग अलग युग्मकों का निर्माण करते हैं, तो इसे पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्म जी है, इसमें दो युग्म विकल्प हो गए, तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो प्रत्येक अलग अलग हो जाता है, अलग अलग होकर क्या करते हैं, अलग अलग युग्मकों का निर्माण करते हैं और अलग अलग युग्मकों में पहुंचकर क्या बनाते हैं, युग्मक शुद्ध युग्मक बना लेते हैं। नीचे लिखना आप इसी में पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहते हैं। नीचे लिखना और प्रत्येक युग्मक और प्रत्येक युग्मक में एक दूसरे प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसी में नीचे आपको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बारे में लिखना है। तो सब हम जानते हैं कि F1 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां चारों ही संततियां युग्मक जो प्राप्त होते हैं वो सब एक जैसे प्राप्त होते हैं। जबकि F2 पीढ़ी जो प्राप्त होती है, यहाँ जो हमने F2 पीढ़ी को प्राप्त किया है F1 पीढ़ी से, तो यहाँ जो चारों संततियां थी उनमें डिफरेंसेस है। इसलिए लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप जो है वो F2 पीढ़ी से प्राप्त किए जाते हैं। आपने देखा था ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। यहाँ में ये है। अब कितनी संततियां प्राप्त हुई आपको? 1 2 3 4। चारों में देखो क्या है, ये तो क्या है लक्षण प्रारूप की अगर मैं बात करूं तो इसके नीचे आपको लिखना था लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में क्या लिखेंगे, ध्यान दें आपने पढ़ा था किसी सजीव की बाह्य प्रकृति लक्षण प्रारूप कहलाती है। किसी सजीव की बाह्य प्रकृति, तो देखो ये शुद्ध लंबा, ये लंबा, ये लंबा, तो तीनों ही कैसे हो गए लंबे, जबकि ये कैसा है बौना। तो लक्षण प्रारूप क्या कहलाएगा 3:1। तो 3 तो क्या हो गए लंबे, 1 लंबा 2 लंबा 3 लंबे और चौथा कैसा है बौना। तो 3 तो हो गए लंबे और एक कैसा हो गया बौना। 3:1 तो आ जाएगा लक्षण प्रारूप अनुपात। इसको इसके नीचे लिखना है आपको। दूसरा होता है जीन प्रारूप अनुपात या जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप में देखो आप इसकी जीन संरचना यानी कि आनुवंशिक संरचना से मतलब होता है किसी भी सजीव की आनुवंशिक संरचना जीन प्रारूप कहलाती है। तो देखो यहाँ दोनों ही जीन कैसे हैं, प्रभावी हैं, समयुग्मजी हैं। यहाँ एक प्रभावी एक अप्रभावी, यहाँ एक प्रभावी एक अप्रभावी, ये विषम युग्मजी हैं। ये कैसे हैं समयुग्मजी हैं, लेकिन कैसे हैं दोनों ही अप्रभावी हैं। तो जीन प्रारूप में क्या हो जाएगा, ये कितना है 1, ये दोनों एक जैसे हो गए तो 2:1, 1:2:1। इस प्रकार से आपका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त हो जाता है। कहाँ, पृथक्करण के नियम में। ये आपको लिखना है यहां तक।
इससे अगली क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। धन्यवाद।